We are now done with the time value of money techniques. It's just not the game of practice. तो जितनी ज़्यादा आप खेल सके, जितने क्वेश्चंस हमने किए वो हो गए एक। अक्सर आप देखेंगे किट में वही होंगे। सो टॉपिक्स वी कवर्ड वर इनिशियली हमने देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट और कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में हमें उसका कैश फ्लो मिलेगा, इट इज़ मैंडेटरी कि हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए। प्रेजेंट वैल्यू पे करने का पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि हम उसमें से कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, जो मनी या इंटरेस्ट ऑन मनी है, जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका किराया हम उसमें से काट देंगे, तो वो बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। देन वी ऑब्जर्व कि अगर उसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है और वो नॉमिनल टर्म्स पे है या मनी टर्म्स पे है, तो अब जब हम उसको डिस्काउंट करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे बल्कि इन्फ्लेशन भी निकालेंगे। सो दैट वाज मनी टर्म्स रेट या नॉमिनल रेट। अगर कि उसमें इन्फ्लेशन नहीं है तो हम रियल रेट पे डिस्काउंट कर लेंगे। सो दैट वाज प्रीटी इजी। फिर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन अलग अलग है या जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो देख लिया था। देन वी केम ओवर द टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, कि जो इनकम हम जनरेट करते हैं कैश फ्लोज, उस पर टैक्स पे होता है, दैट कुड आइदर बी इन द सेम पीरियड और द नेक्स्ट पीरियड सब्सिक्वेंट वन। कैपिटल अलाउंसेस हमें मिलते हैं, बैलेंसिंग अलाउंसेस मिलते हैं, बैलेंसिंग चार्जेस होती हैं और उसके भी टैक्स इंप्लीकेशंस आ जाती हैं। अपकमिंग वॉज वर्किंग कैपिटल, जो ईयर जीरो में आउटफ्लो होता है, फिर बढ़ता जाता है और आखिर में कम हो जाता है या पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट की नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड वी नो द प्रिंसिपल्स कि अगर पॉजिटिव है तो क्या है, नेगेटिव तो क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कुछ बेसिक डिस्कशंस हमारी चली थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट कॉस्ट, इट इज इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो हम वेटेड एवरेज करते हैं कि शेयर होल्डर से आपने कितना पैसा लिया है, डेट होल्डर से आपने कितना पैसा लिया है, प्रेफरेंस होल्डर से आपने कितना पैसा लिया है, और उन सबका हमने कर दिया वेटेड एवरेज। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमें वैक जितना या उससे ज्यादा रिटर्न देगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर कम देगा तो हम मना कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था IRR, कि ये देखना कि प्रोजेक्ट हमें कितना रिटर्न ऑफर कर रहा है, जो मांग रहे हैं वो वैक है, जो वो ऑफर कर रहा है वो IRR है। IRR अगर वैक के बराबर भी हुआ तो ठीक है, अगर ज्यादा हुआ तो और ही अच्छा, लेकिन अगर कम हुआ तो हम मना कर देंगे। नेक्स्ट वॉज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पार्ट, कि अगर हम जो वैल्यूज इसमें यूज कर रहे हैं ऑफ कोर्स फ्यूचर की है, एंड फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा, इज ऑलवेज अनसीन। उसको इवेल्युएट करने का एक तरीका वॉज एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि डिमांड की पॉसिबिलिटीज क्या है, वेरिएबल कॉस्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट की प्रोबेबिलिटीज क्या है, और हम हर एक चीज को एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके एनपीवी निकालेंगे। दैट वुड बी एन एक्सपेक्टेड एनपीवी। अगर वो पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेबल है, अगर एक्सपेक्टेड ही नेगेटिव है तो यानी ज्यादातर चांसेस नुकसान के हैं, हम उसको डिनाई कर देंगे। एक हमने देखा था सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि कोई भी वेरिएबल चेंज हो सकता है, तो कौन सा वेरिएबल ज्यादा क्रिटिकल है, राइट, जिसकी सेंसिटिविटी मार्जिन सबसे कम होगी, तो वो कैलकुलेट करने का हमने तरीका क्या देखा था, एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कैश फ्लोज, और हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट की थी कि सेंसिटिविटी मार्जिन्स किसके कितने हैं। अच्छा, लास्ट में फिर हम उसके बाद आए थे लीज वर्सेस बाय पे, कि हमें अगर कोई एसेट खरीदना है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि या तो हम बैंक से कर्जा ले और एसेट खरीद ले, मालिक बन जाए, या फिर बैंक को बोले कि आप ही खरीद के मुझे लीज पे दे दो। उसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है वो हमने देखी थी। एक पार्ट था एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल, कि एसेट को कितने कितने अरसे के बाद रिप्लेस करना चाहिए, या अगर दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, कंसिडरेशंस हैं विद डिफरेंट लाइव्स, तो हम उसको लाइक विद लाइक कंपेयर नहीं कर सकते। हमने कॉन्सेप्ट रखा था EAC का या EAB का। EAC जिसकी कम से कम हो और EAB जिसका ज्यादा से ज्यादा हो, हम वो रिप्लेसमेंट साइकिल सजेस्ट कर रहे थे। डाउन द लाइन वी केम ओवर द कैपिटल रेशनिंग पार्ट, कि अगर आपके पास कैपिटल शॉर्ट सप्लाई में है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। प्रोजेक्ट डिविजिबल है, इनडिविजिबल है, डिलेबल है, नॉन डिलेबल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एंड उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाएगा वो हमने देख लिया था। हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहा हूं, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल?
इट इज द वर्किंग कैपिटल, वो कैपिटल जो हमारे वर्किंग में रहता है, डे टू डे ऑपरेशंस में रहता है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? राइट, कि बिजनेस के पास जितने भी करंट एसेट्स हैं इसमें से हम माइनस कर देते हैं बिजनेस के ऊपर जितनी भी करंट लायबिलिटीज होती है। आंसर आता है नेट करंट एसेट्स। प्रॉब्लम को समझते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? ओके, एक वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स में आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैन बी इन रॉ फॉर्म, कैन बी इन WIP फॉर्म, कैन बी इन फिनिश्ड गुड्स फॉर्म। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री? मोर रेलेवेंट। पहला, जब आपने कहा प्राइसेस बढ़ जाती है तो आई कैन सजेस्ट यू कि आप उसकी प्राइसेस बुक करवा सकते हैं। इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत नहीं होती, बुकिंग हो सकती है। हाँ, ये बात आपकी वैलिड है। स्टॉक आउट, अगर डिमांड आती है, कस्टमर आता है, चीज खरीदना चाहता है, लेकिन मेरे पास फिनिश गुड्स मौजूद नहीं या मेरे पास रॉ मटेरियल मौजूद नहीं, तो मैं कस्टमर को किस तरीके से वो चीज डिलीवर करूंगा? एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे पूछा कि इन्वेंट्री रखने का फायदा क्या है? स्टॉक आउट से बचना इस नुकसान को टालना। नुकसान को टालना एक अलग चीज है और फायदा एक अलग चीज है। इन्वेंट्री अगर हम जस्ट इन टाइम चला लें, आपस की बात है, जस्ट इन टाइम कि हम डिमांड बेस्ड रखेंगे ना, पुल सिस्टम, कस्टमर बोलेगा बना के दे दूंगा, तो इन्वेंट्री रखने के बगैर भी तो काम चल सकता है ना। चला रही है बहुत सारी कंपनीज। यस, अगर आपके पास सिस्टम अच्छा हो तो। बहरहाल कंक्लूड करते हैं, अगर आपके सप्लायर्स रिलायबल हो, आपका जो रॉ से फिनिश गुड में बनाने का जो साइकिल है, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन टाइम वो बहुत कम है, ओके, आई एग्री। इन्वेंट्री रखने का फायदा क्या लिखूं? कोई भी नहीं। इन्वेंट्री रखने का फायदा कोई भी नहीं। हाँ, खतरा टालने के लिए राइट। अच्छा, मेरे कहने का मकसद समझ लेते हैं। चले, अगर आपको सप्लायर कहता है कि मुझसे ज्यादा खरीद दो तो मैं आपको बल्क डिस्काउंट दूंगा, तो वी कैन कंसिडर, लेकिन आपकी फिर होल्डिंग कॉस्ट सामने से बढ़ जाती है। इन्वेंट्री रखना, 3 महीने का स्टॉक रख लिया, 45 दिन का सामान मेरे पास पड़ा हो, अगर आपके घर के नीचे ही परचून की दुकान है और डिलीवरी कर देता है जब भी मंगाओ, तो क्यों घर में इतना महीने महीने भर का राशन रखो? सवाल यह है कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी सालाना कॉस्ट ऑफ सेल, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6 करोड़ रुपए है, यानी जो इन्वेंट्री आप बेचते हैं एक साल में उसकी कॉस्ट 6 करोड़ रुपए है, यानी हर महीने आप कितने की इन्वेंट्री बेचते हैं? 50 लाख की। 45 दिन का सामान कितना बनेगा? 1.5 महीने का सामान कितना बनेगा? अगर आपकी महीने की कंजम्पशन 5 मिलियन है, 75 लाख, 75 लाख रुपए है। अगर हमारी कंपनी टू अवॉइड स्टॉक आउट 75 लाख रुपए यानी 45 दिन का होल्डिंग पीरियड रखती है, अब ये 75 लाख रुपए लाएंगे कहां से? किसके हैं? शेयर होल्डर्स के, बैंक लोन के, बॉन्ड होल्डर्स के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, सब सांप की तरह खड़े हैं। मार्कअप और टाइम बेस्ड एक परसेंटेज होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर 14% है, आपसे वो गिन गिन के दिन दिन का हिसाब लेंगे, और वो चाहते ये है कि आपको मैं पैसे दे रहा हूं, यानी वेल्थ मैक्सिमाइज करना मेरी,
तो आपको चाहिए था कि ये पैसे किसी और ऐसी जगह पे लगाए जाते जहां से रिटर्न आता, ना कि खतरा टलता। इन्वेंट्री में पैसा रखने से खतरा डाला जा रहा है। दूसरा, आपके पैसे कहां फंसते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल को जन्म देती है क्रेडिट, उधार। फायदा, सेल ज्यादा होगी, कस्टमर रिटेन होगा, कॉम्पिटिटर के पास नहीं चला जाएगा। अगर इंडस्ट्री में बाकी सप्लायर्स क्रेडिट दे रहे हैं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा अगेन मुंह देने के लिए। यानी अगर इंडस्ट्री में कोई भी क्रेडिट ना देता था तो आपकी सेल भी उतनी होती जितनी बाकियों की हो रही है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में बाकी उधार चल रही है तो आपकी मजबूरी है कि आप उधार दें। मसला क्या है कि इंडस्ट्री की कुछ नॉर्म्स होते हैं। एक मेरे रिलेटिव ने गाड़ी खरीदी, पूरी शॉवर, सस्ती मिली, तो खरीदने के बाद बोला ये तो अच्छी बात है, उसने पूरी शॉवर करवा दी क्योंकि गाड़ी बैंक लीज पे थी, इंश्योर्ड थी। तो उसने कहा कि गाड़ी में हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ गए तो फॉर फ्रेश लुक शॉवर करवा दिया, गाड़ी की लुक कंडीशन अच्छी होगी। लेकिन मार्केट क्या कहती है कि अगर गाड़ी शॉवर है तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो खरीदने वाला तो सोचे तो अच्छी बात है, साफ करके दे दी, मुझे तो चलानी है ना। अगर किसी गाड़ी की इंजन चेंज होती है, अक्सर जैपनीज 660 गाड़ी आती है ना, उनकी इंजन जल्दी बैठ जाती है या लाख सवा पे बैठ जाती है, इंजन चेंज होती है। इंजन चेंज होने पे अगर गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है तो खरीदना तो पड़ेगा। अकल, अच्छा हुआ ना इंजन चेंज करवा के दे दी, नई इंजन है, वो पुरानी इंजन लाख सवा चली हुई थी, तो 0 मीटर अच्छी इंजन है, थोड़ी चली हुई होगी। उल्टा उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए थी कि गिरनी चाहिए थी। लेकिन हमें तो मार्केट के हिसाब से चलना होता है, क्या करें। रिसीवेबल्स उधार है, उधार देने से फायदा ऐसा कोई नहीं है क्योंकि देखो आपकी कैश साइकिल फंस जाती है। अगर सप्लायर से मैं सामान लूं, वो मुझे टाइम देता है 20 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, मैं उसको रॉ से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में 15 दिन लगा लेता हूं। उसके बाद 5 दिन के बाद वो चीज बिकती है और कस्टमर मुझसे 45 दिन मांग लेता है। सोचो, 15 दिन तो मुझे खुद ही फिनिश गुड बनाने में लग गए, 5 दिन के बाद वो बिका 20 दिन, और 45 दिन मैंने कस्टमर को दिए पेमेंट करने के लिए। मान लेते हैं कि कस्टमर इतना शरीफ है कि 45वें दिन पे पैसे भेज देता है, तो भी मेरा पैसा कितने दिन के लिए फंसा? 65 दिनों के लिए। और सप्लायर ने मुझे कितना टाइम दिया था? 30 डेज। बाकी जो 35 डेज के लिए पैसा होगा वो मैं कहां से लाऊंगा? अगर आप मुझे कैश पे खरीद लेते, सुपर स्टोर को यही फायदा होता है कि माल खरीदते क्रेडिट पे, बेचते कैश पे, तो बल्क जो कैश डिस्काउंट्स है वो भी अवेल कर जाते हैं, और सेल इतनी ज्यादा होती है उनको बल्क डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, लकी ड्रॉ पे टोकन्स भी डलते हैं, उम्र की टिकट भी निकलते हैं। फायदा ही फायदा। एक दुकानदार को बोलो तुम इतना महंगा दे रहे हो, दाऊद पे तो सस्ती मिल रही है, फला सुपरमार्ट तो इतने का दे रहा है, चेस तो इतने का दे रहा है, वो बोलेगा जाके वहां से ले लो। वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा जाके ले लो वहां से। हम नहीं पहुंच सकते उनको क्योंकि वो बाइंग करते हैं। हमारे यहाँ तो जुमे रात पे आके खड़े हो जाते हैं सारे सप्लायर्स, चिप्स के पैसे दो, आइसक्रीम के पैसे दो, बिस्किट्स के पैसे दो। हमें तो उनको हर थर्सडे पे देने हैं पैसे, उनसे नहीं मांगते ये क्योंकि उनकी सेल करोड़ों की है, कौन मांगेगा पैसे इतने जल्दी। वो बोलेगा सर आप सिर्फ प्रोडक्ट हमारा बेचिएगा, डिस्प्ले पे रखिएगा, क्रेडिट उनको देते हैं और उनको कैश मिलता जाता है। हमारे यहाँ तो फ्लैट वाले उधार करवाते हैं, 1 तारीख पे दूंगा, तो मुझे मिलेंगे 1 तारीख पे और इनको मैं पैसे दे दूं। दुकानदार एक जनरल स्टोर के लिए चीज चलाना मुश्किल हो जाती है। अगर
रिसीवेबल्स को उधार देते हो 30 दिन की, 45 दिन की, 60 दिन की, आपकी सेल का पैसा, मिसाल के तौर पे अगर आपकी जीपी मार्जिन 50% है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 6 करोड़ है, तो सेल हो जाएगी 12 करोड़। हर महीने की सेल कितनी होगी? 1 करोड़। अगर हम सप्लायर को, अगर हम कस्टमर को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, तो एट एनी पॉइंट इन टाइम 2 करोड़ रुपया आपका फंसा होगा कस्टमर के पास। है किसका ये पैसा? शेयर होल्डर्स का, डेट होल्डर्स का, बैंक का, प्रेफरेंस होल्डर्स का। वो सांप है, वो पैसे मांगने के लिए खड़े हैं कि भाई महीने का हिसाब दो, साल का हिसाब दो। और मैं इकबाल का शाहीन पैसे कहां लगाए हुए हैं? वर्किंग कैपिटल में। भाई कस्टमर को अगर आपने चीज का इनवॉइस 25 लाख रुपए का किया तो 60 दिन के बाद कितने पैसे देगा? 25 लाख। और मैंने जिनसे 25 लाख रुपए लिए हैं वो साल के बाद मुझसे 25 लाख तो नहीं लेंगे ना, 6 महीने के बाद 25 लाख तो नहीं लेंगे ना, 2 महीने के बाद 25 लाख तो नहीं लेंगे ना। वो तो सांप है, वो तो मार्कअप ठोकेंगे, उनको तो मैंने कमा के देना है। तो लगाए क्यों यहां पे? कोई प्लांट लगाओ, कोई मशीन लगाओ, कोई बिल्डिंग बनाओ, कोई मोटर पे बनाओ, कोई एयरपोर्ट बनाओ जहां से टैक्स आए। रिसीवेबल्स के पास पैसे फंसते हैं। तीसरा, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ लिक्विड फॉर्म में भी पैसा रखना पड़ता है ना, कैश इन हैंड, करंट अकाउंट में बैलेंस। कमा के क्या देगा वो बैलेंस? कुछ भी नहीं, मजबूरी है। ओवरहेड्स को मीट करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे करने के लिए करंट अकाउंट में पैसा तो चाहिए ना। हम ये कैलकुलेट कर लें अगर कि इन्वेंट्री में ऑन एवरेज, देखो इन्वेंट्री जीरो कब होगी? नहीं होगी जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता। चलते हुए बिजनेस के शेल्फ खाली नहीं होने चाहिए। रिसीवेबल जीरो कब होगा? नहीं होगा। ये तो बिजनेस बंद हो जाता तब भी जीरो नहीं होगा, खा के भाग जाएंगे। लेकिन क्योंकि जब आपने उनको क्रेडिट दिया है ना, अगर पुराना चेक क्लियर करेंगे भी तो नया माल ले जाएंगे। यानी जब आपने उनको एक लिमिट दी है ना, तो वो लिमिट का मजा लेते रहेंगे, वो उसको मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। और ये तो आप हाथ से रख रहे हो। बिजनेस को चलाने के लिए तीनों मजबूरियां हैं, फायदा कोई नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज है, नुकसान नहीं है, ये भी तो फायदा है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? फिर हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ पैसा हम फंसाते हैं सप्लायर्स का भी। लेकिन सप्लायर उधारी ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की देगा, लेबर को पेमेंट तो आपने करनी है ना, फैक्ट्री ओवरहेड तो आप ही ने देने ना। वो ज्यादा से ज्यादा भी उधारी करेगा तो किसकी? रॉ मटेरियल की। इतनी ज्यादा तो नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स है दैट विल ऑलवेज एक्सीड ट्रेड पेएबल्स। नतीजा ये होगा कि आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा रहेगा। और बिजनेस को चलाने के लिए ये जरूरी है, सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए ये जरूरी है। वी मस्ट अज्यूम द फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि रिसीवेबल को अगर मैं उधार दे रहा हूं तो उस पर मैं मार्कअप भर रहा हूं। इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट कोई वेयरहाउस कॉस्ट नहीं है, कोई गोडाउन का रेंट नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट है। क्योंकि जो 1 kg अगर मैं 250 रुपए का खरीदता हूं और मेरा वैक अगर 10% है, तो 1 kg पूरा साल अगर मेरे गोडाउन में पड़ा रहे तो 25 रुपए मैंने अपने इन्वेस्टर्स को देने हैं उसके ऊपर। ये मेरी होल्डिंग कॉस्ट है पर केजी पर एनम।
अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो चीजों का फड्डा है। एक लफ्ज है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा लफ्ज है लिक्विडिटी। व्हाट इज प्रॉफिट? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। हम ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से खर्चों को मिनिमाइज करें। व्हाट वुड हैपन अगर आप पहले 15 दिन का स्टॉक रखते थे, अब आप 30 दिनों का स्टॉक रखेंगे। पहले आप कस्टमर को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देते थे, अब आप उसको 45 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हो। क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी and so will rise its financing cost। उसकी जो इंटरेस्ट है, उसका जो कॉस्ट है, जहां से आपने पैसे लिए, भाई मैनेजर घर से तो नहीं लाया पैसे मुफ्त, उस पर मार्कअप पड़ेगा। यानी करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा है। ठीक हो गया? What is liquidity? How do we define liquidity? No. Simple याद करो. Liquidity is ability of a firm to meet current liabilities जैसे ही वो ड्यू होती है। तो जैसे ही मुझसे मेरा सप्लायर पैसे मांगेगा, जब मेरा स्टाफ मुझसे सैलरी मांगेगा, जब मेरे ऊपर बिजली का बिल ड्यू हो जाएगा, जब मेरे ऊपर मकान का किराया ड्यू हो जाएगा, वुड आई बी इन द पोजीशन टू पे इट ऑफ? अगर हां तो मेरी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। अगर कहता हूं कि मुश्किल है, हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, तो इसका मकसद लिक्विडिटी थोड़ी टफ है। How do we measure this? It's current ratio. Current assets divided by. So if you have got more current assets than your current liabilities and the ratio is 2:1, तो हम कहते हैं कि liquidity is good क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर मुझे 20 लाख मिलने हैं और 10 लाख देने हैं। जो देने हैं वो श्योर है, जो आने हैं वो श्योर नहीं है। इन्वेंट्री बिके ना बिके, रिसीवेबल पैसे देना दे, तो फिर भी मैंने एहतियातन डबल रखा है। अगर करंट रेशियो 1:1 हो तो भाई डगमगा रहे हो। एक बात अच्छे से याद रखना, बिजनेस को कभी नुकसान नहीं डुबोता, बिजनेस को हमेशा लिक्विडिटी डुबोती है। यस, आप नुकसान के बगैर सदियां निकाल सकते हो। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, पाकिस्तान 1947 से खसारे में चल रहा है। हमारा अल्लाह हाफिज है, हम सही चल रहे हैं। नुकसानात, हर बजट खसारा है क्योंकि हर साल हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम कम है। और जब हम उसको इंप्रूव करने ही जाने वाले थे, अब हम थोड़ा सीरियस हुए ही थे कि अब हम ठीक करेंगे, तो खुदा न खास्ता अभी जो सैलाब की आफत है, अगर आपको फंड चाहिए, बिकॉज आज मुराद अली शाह ने कल शो में कह दिया था एक में कि टेंट हमें चाहिए, टेंट के रेट बढ़ गया है। सही है। कहा कि पाकिस्तान, कल शायद वजीर आजम की और सीएम की मीटिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है जितने टेंट्स हमें चाहिए ना। इन्होंने कहा कि अगर मैं पैसों पे भी खरीदने पड़े ना, इमदाद में नहीं दे रहे हो ना दो, हम इंपोर्ट करवाएंगे, हमें चाहिए। शायद लाख का एस्टिमेट या 10 लाख का एस्टिमेट इसने बताया था सीएम ने, में स्लिप हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि इतने टेंट्स हमें चाहिए। अभी जहां वो लोग हैं वहां के लिए भी चाहिए, कल को जब घरों को वापस लौटेंगे, उनके घर टूटे हुए हैं, तो फिर मुझे टेंट्स चाहिए होंगे उनको देने के लिए।
जरूरत है, हमें चाहिए। और पाकिस्तान में इतने टेंट्स बनते ही नहीं, और जो है उनकी कॉस्ट आपने देखी कि कैसे बढ़ गई है, प्राइसेस एकदम से उन्होंने बढ़ा दी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। खैर, हमें देखना है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। अगर रेशियो 6:1 है, यानी आपके पास 60 लाख रुपए की इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड कैश है, और देने सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, तो कोई डरेगा आपको उधार देने से? नहीं डरेगा। वो बोलेगा इसके पास पैसा बहुत है और लिक्विड फॉर्म में है, 12 महीने के अंदर मुझे 60 लाख मिलने, 10 लाख देने, फिर भी ऊपर है, इससे मेरी लिक्विडिटी कैसी होगी? बेहतरीन। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, ये ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं है। यस, ये ओवर कैपिटलाइजेशन है। आपने कहा इन्वेंट्री में, रिसीवेबल में पैसे फंसाए हुए हैं, लगाओ कहीं और, बिकॉज जिनसे लिए हैं पैसे वो तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और शेयर होल्डर्स का पैसा भी मुफ्ता ना मानना, उनको भी रिटर्न ही देना है। दोस्ती में पैसे नहीं दिए उन्होंने, इमदाद, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है। हम बोलेंगे अच्छा आपको भी पैसे देने देगा, सॉरी, बोलेगा सॉरी पैसे दिए थे, लाओ, हमें उनको रिटर्न देना है, राइट? अच्छा, अब ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। यस, उर्दू में हम कहते हैं ना ये इनके आपस में लगती है, सिंधी वाला लगती अलग होता है, दोस्ती है इनकी बहुत, और उर्दू वाला इनके आपस में लगती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हाँ, अगर आप अपनी लिक्विडिटी को बेहतर करेंगे, करंट एसेट्स को बढ़ा देंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। करना क्या चाहिए? लिक्विडिटी की देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी की? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन an adequate level of वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ज्यादा भी अच्छा नहीं और कम भी अच्छा नहीं, नॉट टू हाई नॉट टू लो। अगर इफ इट इज टू हाई तो लिक्विडिटी बहुत आउटस्टैंडिंग होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इफ इट्स टू लो तो लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज पे है। There should be an adequate level. So 2:1 हम कहते हैं कि ठीक है, आइडियल है। इससे ज्यादा पे तारीफ ना करना, इससे कम पे तारीफ ना करना। कम रिस्की है, और मैंने कहा देखो डुबोता, अब हम जब एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में थे कि हमने एक्सपोर्ट को $50 बिलियन पे लेके जा रहा है बाय नेक्स्ट 5 years, डूब गई फसल इस बार। इस बार जो बारिशें हुई हैं, सैलाब हुआ है, जो हमारा कॉटन का क्रॉप है, जो अभी आ रहा था, अगस्त में हमारा आ जाता है, डिस्ट्रॉयड। हाँ, जीरो, तकरीबन खत्म हो गया। नहीं, कुछ एरियाज होते हैं। यस, अपर साइड, पंजाब साइड, लाड़ साइड, इनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो जो मेन एरिया है ना, लाड़ ना, हाँ आगे जाते हैं, राइट, पहले उतरती है लाड़ साइड की। हमारी जो ये वाला टाइम है ना, अगस्त का, जुलाई एंड और अगस्त का, ये हमारा टाइम होता है पिकिंग का, और उसी में लगातार बारिशें चली हैं। मैं अभी डिस्कस कर रहा था, पूरा महीना हो गया धूप नहीं देखी, सही वाली धूप, हाँ हल्की फुल्की। हम तो सोलर देखते रहते ना, कितना पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नहीं देखी सही से धूप। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपकी फसलें, अच्छा नमी होती है, फिर पानी रुका होता है, तो उससे फसल में मज़ा भी नहीं रहता, वो डिस्कलर हो जाती है, हीट हो जाती है, उसकी जर्मिनेशन नहीं होती इतनी अच्छी, डिस्ट्रॉयड। मरवाता कौन है? लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा नहीं करा कि नहीं, काम की नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ कोर्स, हमारा सहारा है, हम जीते ही इसके लिए, प्रॉफिट के लिए।
लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो एक बिजनेस सदियां निकाल सकता है, लेकिन लिक्विडिटी अगर एक दिन भी डिस्टर्ब हुई ना, सदियां क्या, मिनट भी नहीं चलेगा, बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा। श्रीलंका, अभी आपने बांग्लादेश के हवाले से आप रिपोर्ट्स देखें, क्या रिपोर्ट आ रही थी कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने पहले तक, कि कोविड के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई, इंडिया की इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई, बांग्लादेश की 3.8% से ग्रो की जीडीपी। बांग्लादेश ने ये कर दिया, उसका टका बेस्ट परफॉर्मिंग हो गया। अचानक से खबर आती है कि उन्होंने $4.5 बिलियन के लोन के लिए अप्लाई कर दिया आईएमएफ से, बेल आउट पैकेज। एंड दिस इज शॉकिंग। क्या हुआ, तुम तो तरक्की कर रहे थे। उसको मरवाया किसने है, क्योंकि उसकी करीबन 80% जो इकोनॉमी है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जो यूरोपियन कंट्रीज में जाती है। और रशिया यूक्रेन वॉर के लिए वजह से और वहाँ पे रिसेशन होने की वजह से उनकी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं। इस पर मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, देखिएगा ज़रूर कि किस तरीके से बांग्लादेश अचानक से हिट हुआ है। हालांकि उनके पास अभी $39 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जो कि उनकी 6 महीने की इंपोर्ट्स के लिए हैं, लेकिन अचानक से थोड़ा कांपा, ऐसे डगमगा गया कि ये क्या हुआ, बांग्लादेश कर्जा ले रहा है और हम तो आईएमएफ से कब से डील में हैं। उन्होंने अपनी पेट्रोल प्राइसेस 50% से बढ़ा दी है बांग्लादेश ने, और वहाँ पे डॉलर ठीक ठाक महंगा हो गया, 90% का $1 हो गया वहाँ पे। एंड ऑल ऑफ सडन वहाँ पे स्ट्राइक शुरू हो गई है, रोड पर लोग निकल आ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। डीजल करीबन 42% एक्सपेंसिव हुआ है वहाँ पे। अभी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड कम हो रहा था, ये कल परसों फिर रिकवरी ली है, अब वापस 100 से ऊपर चला गया है ब्रेंट। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अगली जो 15 तारीख की पॉलिसी आएगी, इनफैक्ट अब फर्स्ट की आएगी, उसमें पेट्रोल फिर महंगा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फिर बढ़ना शुरू हो गया है। सो मल्टीपल, अच्छा जो कतर की इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, जो आईएमएफ का पैकेज आने वाला है वो पॉजिटिव है। सॉरी, किसके लिए पैसा? हाँ, नहीं, वो तो रेल वो आ रही है, कोचेस आ रही है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कतर भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये है कि वहाँ से कोचेस आ रही हैं, एक एडवांस्ड कोचेस, यानी जो कोचेस इन सेंस जो रेलवे की है ट्रेन्स, वो अच्छी आ रही है हमारे पास। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन। अब इसमें जिस तरह रिस्क अप्रोचेस होती है ना, रिस्क एपेटाइट, एक होता है रिस्क सीकर, जिसको हम कहते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव अप्रोच क्या होती है कि अगर आप लिक्विडिटी पर रिस्क लें, एग्रेसिव का मकसद ही क्या है? रिस्क लें। अगर मैं करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम करके बिजनेस चला लूं और चल जाए, जबरदस्त हो सकता है, बट दिस इज वेरी एग्रेसिव मूव। खुदा ना खास्ता आप कोई करंट ऑब्लिगेशन पे ना कर सके तो आपका बिजनेस डिफॉल्ट कर सकता है। एक हम इसमें पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। जो कि ये बताता है कि एक बिजनेस को वर्किंग कैपिटल में पैसे कितने रखने चाहिए। इफ यू आर एग्रेसिव, इसका नाम मैंने क्या बोला? रिस्क है। लिक्विडिटी इज व्हाट एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज व्हाट? रिस्क सीकर क्या देखता है? रिटर्न। वो रिस्क को नहीं देखता, वो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे उसकी आंखें लाल हो जाती है कि यार ये मुझे चाहिए कैसे भी करके।
क्या करेगा? क्या करंट एसेट्स ज्यादा रखेगा, कम रखेगा? यस. सो दिस मेंटेन्स वर्किंग कैपिटल एट रिस्की यानी लो लेवल. राइट? मुंह दे देंगे. ट्रेड पेबल्स को खींच लेते हैं, बढ़ा दो, कर्जे बढ़ा दो. अगर कोई बिजनेस शॉर्ट टर्म लोन पे बिजनेस करेगा ना, है रिस्की, लेकिन अगर कामयाब हो गया ना तो बेहतरीन. रिस्की है बहुत. दूसरा अप्रोच होती है कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं मुझसे कोई पैसे मांगे नहीं. अगर किसी से मैंने उधार ली है या किसी के है ना, उसकी नींद हराम हो जाती है. दे देंगे, वो मांगने वाला बोलता है खैर हो गई. नहीं भाई, वो बोलता है टेंशन है दिमाग पे. जिस तरह वो केबल वाला आ जाता है रात को 12 बजे 31, जैसे ही बेल बजती है पता चलता है कि आज पहली हो गई है. हाँ, इंटरनेट वाले, ये अगर कोई दूध घर पे मंगाता है तो पहली तारीख रात को 12 बजे भी अगर होंगे ना पर्ची लेके, केबल जा पैसा दो. अरे केबल जा पैसा दो, भजीता जा. अच्छा, एक लोग होते हैं जो कि ये उसके 400-500 रुपए ना साइड में करके रखते हैं कि ये आएगा दोबारा नहीं किसकी घंटी बजनी चाहिए, इसको पैसे दे दो. कोई बोलता है अभी है नहीं, कल आना. लेकिन जो कंजर्वेटिव होता है ना, उसके ऊपर बोझ हो जाता है. वो कहता है मुझसे कोई पैसे मांगे नहीं, किसी के पैसे हैं मैं पहली फुर्सत में उसको दूं कि भाई अपने पैसे रख लो. वो चीटी काट लेते हैं, याद करना, ऐसा ना भूल जाओ. तो दर्द होगा ना जब भी याद करोगे कि मैंने चीटी काटी थी, मैंने पैसे दिए तुम्हें, मैं रखता नहीं हूं किसी के पैसे. एक होता है अरे भूल गया, अभी ट्रांसफर करता हूं, फिर गया, अरे नहीं भेजे देंगे, भेज तो दिए थे, नहीं कोई मसला नहीं अभी देता हूं, कल दे दूंगा. हाँ, नेट नहीं चल रहा, एरर आ रहा है. वो उनको टेंशन नहीं होती कि यार भाग जाऊंगा क्या, हाँ दे रहा हूं. हाँ, वो होते हैं एग्रेसिव कि किसी का मेरे ऊपर कर्जा है तो है क्या है. और दूसरे होते हैं बोले अपनी कबर पे बोझ है, क्या पता अगली सांस लू ना लो, बंदा पैसे तो दे देना. ये अलग ही दुनिया में चल रहे थे, बोले टाइम पे पैसे दे. सो कंजर्वेटिव क्या करेगा, मेंटेन्स प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हो जाए, लिक्विडिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए. तो हम 2 रुपए ज्यादा ही होने चाहिए, एक्स्ट्रा ही होने चाहिए. एक होता है ना, देखते यार जेब में पैसे कम है और चीज लेनी है तो वो चीजें कम करवाता है. एक होता है दे दो पैसे दे रहा हूं, दुकानदार को बोलेगा कोई बात बाद में उतरूंगा ना दे दूंगा पैसे. ये भी गट्स है, आने चाहिए, खैर है, भाग थोड़ी जाएंगे, दे देंगे पैसे. और एक होते नहीं यार उधार ना मुझे मजा नहीं आता, इंसल्ट सी लगती है किसी को बोले यार अभी पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें बाद में देके जाऊंगा, इंसल्ट सी लगती है. क्या खैर है, जो कंजर्वेटिव होगा ना वो कभी भी अपने ऊपर पैसे नहीं रखता, वो हमेशा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखेगा. राइट? हाँ, ये बिल्कुल सेफ खेलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, लिक्विडिटी पे नहीं करेगा. ये प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, रिस्क ले लेगा. दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, कि आप वर्किंग कैपिटल में जितना भी पैसा रखते हैं वो लाएंगे कहां से, ठीक है, उसको फाइनेंस कहां से करेंगे. इसमें समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं. मिसाल एक आप समझे परमानेंट रिक्वायरमेंट. परमानेंट रिक्वायरमेंट में एक आपकी इन्वेस्टमेंट नॉर्मली होती है नॉन करंट एसेट्स में,
और दूसरा होता है पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट तो आप समझते हो कि पैसे लगाने के बाद भूल जाओ कि कभी वापस आएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ होती है बहुत ज्यादा। व्हाट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मिनिमम लेवल जिससे नीचे वर्किंग कैपिटल जाने की चांसेस नहीं है। मिसाल, कभी हमारे रिसीवेबल्स बढ़ के 50 लाख पे चले जाते हैं और कभी कभी 30 लाख पे होते हैं, लेकिन 30 लाख से कम नहीं होते। तो एवरेज रिसीवेबल लेट्स से हम कहते हैं कि 50 का है एवरेज, लेकिन कभी अगर ऑफ सीजन हुई, सेल्स डाउन होना शुरू हो गई, तो भी 30 लाख का रिसीवेबल तो हो गई होगा। और कभी अगर सीजन पीक पे गया तो रिसीवेबल बढ़ के 50 पे जा सकता है। इसमें से 30 लाख को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सो दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ नेट करंट एसेट्स। इन्वेंट्री कभी पाइल अप हो जाती है, फिर बिकना शुरू होती है, लेकिन 12 लाख तक इन्वेंट्री तो रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि 12 लाख से भी कम इन्वेंट्री चली जाए। तो बैंक में कभी पैसे आना शुरू होते हैं तो हम सरप्लस में चले जाते हैं, लेकिन किसी भी वक्त हम 15 लाख से कम का बैलेंस जाने नहीं देते। जो वर्किंग कैपिटल का मिनिमम लेवल है इन्वेंट्री का, कैश का और रिसीवेबल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। दूसरा पार्ट होता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। एज आई सेड कि इन्वेंट्री कभी 16 लाख पे भी जा सकती है, बैंक बैलेंस कभी 23 लाख पे भी जा सकता है, रिसीवेबल कभी 50 लाख पे भी जा सकता है। तो 50 लाख में से 30 लाख मिनिमम है और 20 क्या है? फ्लक्चुएट। 12 लाख की इन्वेंट्री मिनिमम है, 16 और 12 के दरमियान डिफरेंस 4 लाख का क्या है? ये कमोपेश होती रहती है। बैंक बैलेंस 15 लाख का तो रखता हूं, लेकिन कभी कभी 23 लाख पे भी चला जाता है। तो ये जो 8 लाख का डिफरेंस है वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। तो वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट होता है परमानेंट, यस, ये फिक्स की तरह इतना तो रहेगा, इससे नीचे वर्किंग कैपिटल नहीं आता। और दूसरा पार्ट होता है जो फ्लक्चुएट करता रहता है, ईसीजी की तरह, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। दिस पार्ट वुड बी, सही, ईसीजी नॉर्मल बोल रहा हूं, नहीं लग रही, बहुत ज्यादा हो रही है। फ्लक्चुएटिंग यानी कभी हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 पे जाएगी, कभी 40 पे आएगी, कभी 38 पे आएगी, कभी 35 पे आएगी, कभी 32 पे आएगी, कभी 30 पे आएगी, लेकिन 50 पे फ्लक्चुएट करती रहेगी। सवाल ये उठेगा कि इसको फाइनेंस कहां से करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से? लोन अगर मैं लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैं लोन लेता हूं, तो शॉर्ट टर्म लोन लो ओवरड्राफ्ट, या फिर बॉन्ड इशू करके इसको फाइनेंस करो सारे को? अब एक बात समझिएगा, देखिए लॉन्ग टर्म जो सोर्स होता है ना वो सेफ है, मांगेगा थोड़ी कोई 5 साल तक 7 साल तक कोई चूम ही नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मैं किसी को यार पैसे तो देना, अभी 2 दिन में दे रहा हूं, यार 1 हफ्ते के लिए पैसे चाहिए, अब हफ्ते के लिए पैसे लेके मैं गाड़ी खरीद लूं, ये मांगता रहेगा, तो दे रहा हूं, कहां से दूंगा? आपने तो गाड़ी खरीद ली, गलत है ना? अब अगर ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस करके मैं परमानेंट में डाल दूं पैसे, तो वापस कहां से आएंगे? वापस आने ही नहीं है। ओवरड्राफ्ट अपने आप में एक फायदा जरूर दे सकता है कि ओवरड्राफ्ट की ना एक लिमिट होती है,
हर वक्त आपको पूरे अमाउंट के ऊपर, पूरी लिमिट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना होता। जितना आप यूज करेंगे लिमिट, उतना आपने इंटरेस्ट देना होता है। तो फायदा हो सकता है कि अगर ओडी से कर लिया ना, जैसे ही पैसे आएंगे चार्ज लगना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड से लेता हूं, चार्ज लगता रहेगा। रिस्की क्या है? शॉर्ट टर्म। सस्ता क्या है? शॉर्ट टर्म। भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर कभी पैसे आपने डिपॉजिट की तो इंटरेस्ट भी तो ज्यादा मांगोगे ना। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को पैसे दोगे तो आप कम पैसों पे मान जाएंगे। अगर कोई कहता है पैसे दो 8 साल के लिए चाहिए, तो आप बोले 8 साल मैं क्या करूंगा? बैंक में ना ओवरड्राफ्ट परमानेंट नहीं हो सकता। देखो वो तो होता है रीपेबल ऑन डिमांड, चल जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है ना। फ्लोटिंग चार्ज इंटरेस्ट होता है ना। वो ओडी नहीं। हाँ मैनेजर, देखो ये आपकी बात सही है, लेकिन हेड ऑफिस ने कभी आपको हिट मार दिया ना। पहली बात तो देखो बैंक को चाहिए पैसा। ऐसे केस में वो आप उनको देते हो, एक आरएफ होती है रनिंग फाइनेंस, एक होता है ओडी, राइट। उसके अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ गिरवी करवानी होती है। अगर मैं एक ऐसी चीज गिरवी करवा रहा हूं जिससे मुझे लॉन्ग टर्म लोन मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म लोन अगर सस्ता है, हाँ क्योंकि जब सीजन ऑफ होती है, स्टॉक कम होता है, तो ओडी चार्ज बंद हो जाता है, राइट। अच्छा, अब ये बात हमने देखी, हम इसको रिस्क के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। रिस्क के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर रिस्की एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर सेफ। तो आपका क्या मशवरा है कि मैं फाइनेंस कहां से करूं, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से? टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल। इसमें फाइनेंसिंग में राइट एक आती है अग्रेसिव फाइनेंसिंग। अग्रेसिव फाइनेंसिंग रिस्क लेगा। ये क्या करता है, फ्लक्चुएटिंग एंड पार्ट ऑफ परमानेंट फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन। जो फ्लक्चुएटिंग वाला है वो तो शॉर्ट टर्म से ही लेता है, सेंसिबल। उल्टा जो परमानेंट का कुछ हिस्सा है वो भी शॉर्ट टर्म से लेता है। तो बोले भाई दोगे कहां से? बोला वो हो जाएगा। हाँ यस, अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा। पार्ट ऑफ परमानेंट। परमानेंट पे तो शॉर्ट टर्म जाना नहीं चाहिए ना। आसरा कैसे करा रहे हो कि ये पैसे वापस करूंगा? ये तो आपके वापस खुद ही नहीं आएंगे। लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट टर्म पे रिलायंस ज्यादा रखता है। दूसरा होता है मैचिंग। समझ तो गए होगे। मैचिंग क्या करता है? फ्लक्चुएटिंग वाले को शॉर्ट टर्म से एंड परमानेंट वाले को लॉन्ग टर्म से। और तीसरा आता है कंजर्वेटिव। क्या करेगा? यस, परमानेंट एंड पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग यूजिंग। वो फ्लक्चुएटिंग का भी कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म से लेगा और परमानेंट तो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म से लेगा। फ्लक्चुएटिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा वो शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस करेगा। दिस इज वेरी सेफ। दो कॉस्टली, प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान होगा। लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपने बताना है कि वो करंट एसेट्स के मुकाबले में करंट लायबिलिटीज कितनी रखेगा। और दूसरा आपसे सवाल पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, जिसमें हमने डिस्कस करना है परमानेंट
वर्किंग कैपिटल का एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का, और आपने बताना है कि वो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करेगा या लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करेगा।